हेलो बच्चों। अपने अभी तक की क्लास में हम लोगों ने 11th से फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में देख रहे थे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने देखा था कि अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ चुके थे, अविरतता यानी सातत्य समीकरण पढ़ चुके थे। उसके पीछे के अलग अलग लेक्चर्स में हमने दाब यानी प्रेशर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेशन, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट एंड विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन देखा था। ठीक है, अब अभी तक की क्लास में चूंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ चुके हैं तो हमारा अगला जो टॉपिक है आज की क्लास का, बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आज की क्लास है। और इस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बर्नौली का प्रमेय यानी बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम आपको बोर्ड एग्जाम में 11th के लिए बोर्ड में मतलब 11th की क्लास में पढ़ने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम खास करके नीट, जेई, एनडीए या ऐसे किसी भी एग्जाम में जिसमें 11th की फिजिक्स आती है उसमें बर्नौली का थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रखता है। ठीक है, बर्नौली के थ्योरम में यानी बर्नौली के प्रमेय से अक्सर आपको सवाल मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हवाई जहाज कैसे हवा में उड़ता है, उसको लिफ्ट कहाँ से मिलती है, इसका एक रीजन यहाँ से मिलेगा। जब हम लोग किसी परफ्यूम के बॉटल को ऊपर से दबाते हैं तो स्प्रे बाहर कैसे निकलता है, उसका प्रभाव यहाँ से मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग किसी पाइप को दबाते हैं तो पानी दूर तक जाता है, वो यहाँ से मिलेगा। जब हम लोग किसी बड़े बर्तन में छेद कर देते हैं तो उससे पानी निकलता है, वो पानी का रेंज क्या होगा, किस स्पीड से निकलेगा, वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो बर्नौली का प्रमेय हर हम लोग के वहाँ हम लोग के लाइफ में आपने देखा होगा कि जिन लोगों को व्यक्तियों को शुगर की प्रॉब्लम होती है आमतौर पे हार्ट अटैक के चांस उन्हीं लोगों को ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो हार्ट अटैक के पीछे का फिजिक्स क्या है, उसके पीछे का फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, वो भी आपको आज की क्लास से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौली का थ्योरम एक तरीके से कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यह एक तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण का ही एक सिद्धांत है। और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को तरल यानी फ्लूइड के रूप में अप्लाई करता है। यानी फ्लूइड में आइडियल फ्लूइड में जब हम एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बर्नौली थ्योरम को के फॉर्म में हमको मिलता है, जो कहता है कि फॉर एन आइडियल फ्लो, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, फॉर स्ट्रीमलाइंड फ्लो of an ideal fluid, of an ideal fluid at every point of the flow, at every point of the flow the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume, potential energy per unit volume is a constant, is constant। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, हर वर्ड का एक मतलब है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर स्ट्रीमलाइंड फ्लो यानी धारा रेखीय प्रवाह की बात हो रही। कौन से रेखीय प्रवाह की बात हो रही? धारा रेखीय प्रवाह की बात हो रही है।
जब हम कहेंगे धारा रेखीय प्रवाह, इसका अर्थ है कि जो पार्टिकल यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो यानी लेमिनार फ्लो के जैसा है। तो रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 था, और फॉर क्रिटिकल केस इट इज इक्वल टू 2000। ठीक, किस चीज का, आइडियल फ्लूइड का, किसका, आइडियल फ्लूइड यानी आदर्श तरल का, आदर्श तरल यानी आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का क्या मतलब हुआ कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल यानी जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और इनविस्कस होना चाहिए, इनविसियस होना चाहिए, यानी विस्कस नहीं होना चाहिए, विस्कोसिटी भी नहीं होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि अश्यान द्रव होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइंड फ्लो में आइडियल फ्लूइड के लिए हर पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लो, फ्लो के पूरे किसी भी बिंदु के लिए, द सम माने योग, किसका योग, प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी का। प्रेशर एनर्जी को कह सकते हैं दाब ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को कह सकते हैं गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी को कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका अर्थ है, और किसके लिए, पर यूनिट वॉल्यूम, किसके लिए, पर यूनिट वॉल्यूम यानी एकांक आयतन के लिए। पर यूनिट वॉल्यूम का हिंदी शब्द क्या हुआ, एकांक आयतन के लिए। ठीक, तो अब हिंदी में एक बार इसको समझ लिए, किसी धारा रेखी प्रवाह में आदर्श तरल के लिए प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का योग एक कांस्टेंट होता है, यानी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी फॉर ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, द सम इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब सवाल ये है कि ठीक है कि मान लीजिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम है, योग है, वो कांस्टेंट है। इसका अर्थ हुआ कि मान लीजिए कोई पाइप है, ऐसे किसी भी तरीके का पाइप है, यहाँ पर पाइप है, यहाँ पर पाइप है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो ये सम है, तीनों सम कौन कौन सा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सम इस पॉइंट पर जितना होगा उतना ही इस पॉइंट पर होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेशर, काइनेटिक या पोटेंशियल की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है चेंज, तीनों की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन तीनों का जो सम है, जोड़, योग, टोटल, वो टोटल सेम रहेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, समझ आ गया, इसको हम अप्लाई कैसे करें, तो इसको अप्लाई करने के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी को तो जानते हैं, mgh होता है, काइनेटिक एनर्जी भी जानते हैं, हाफ mv² होता है, पर ये प्रेशर एनर्जी क्या है, तो आइए समझते हैं एक एक करके कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट का क्या मतलब है। फिर इसको हम कंबाइन करके तब लॉ के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए वन बाय वन पहले समझ लेते हैं कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आएंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर। सबसे पहले प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा। अब एक चीज बताइए, दाब लगता है किसी चीज पे, जैसे वायुमंडलीय दाब था यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एब्सोल्यूट प्रेशर था, और तीसरा था हमारा गेज प्रेशर। ठीक है, जब किसी चीज पर प्रेशर लगता है तो उस प्रेशर की वजह से फोर्स लगता है, जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगता है तो हो सकता है कि वो बॉडी डिस्प्लेस होती हो,
और अगर बॉडी डिस्प्लेस्ड होती है यानी विस्थापित होती है यानी अपनी जगह से दूसरी जगह जाती है तो उस बॉडी पर वर्क होता है या वो बॉडी वर्क करती है। ठीक, उस वर्क को कैसे कर रहे हैं? उस वर्क को कर रहे हैं एनर्जी की वजह से। और वो एनर्जी क्यों आई है? क्योंकि प्रेशर लग रहा था। तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं? प्रेशर एनर्जी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, ध्यान से समझिएगा। इस बर्तन में एक पाइप लगा हुआ है ऐसे, ठीक, क्लियर है? यहाँ पे कोई पिस्टन लगा हुआ है। अब आप कहेंगे सर पिस्टन क्या होता है? तो पिस्टन का एक एग्जांपल आपके पास है। पिस्टन को हिंदी इंग्लिश दोनों में पिस्टन कह सकते हैं। पिस्टन का एक एग्जांपल है जो पिचकारी का वो जो रबड़ वाला डॉट होता है उसको आप पिस्टन कह सकते हैं। या आपने सिरिंज में देखा होगा जिस चीज को आगे पीछे खींच के लिक्विड दवा को आगे ढकेलते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? पिस्टन कहलाएगा। गाड़ियों में भी लाइनर और पिस्टन होता है, सिलेंडर और पिस्टन का सिस्टम। तो ये मान लीजिए पिस्टन है, ठीक, ये उसका डंडा है। ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस है यानी मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, खाली पड़ा हुआ है। इधर से प्रेशर कौन सा लग रहा होगा? एटमॉस्फेयर का। इधर से प्रेशर कौन सा लग रहा होगा? एटमॉस्फेयर का, ठीक है। क्योंकि इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों तरफ का प्रेशर सेम है, इसलिए प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। और प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं लगेगा, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। क्लियर है ये बात? अब मान लीजिए हमने क्या किया, इसके ऊपर इसमें कुछ द्रव भर दिया, कोई लिक्विड भर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने भर दिया पानी। जैसे ही पानी भरेंगे क्या होगा? एक व्हाइट कॉलम बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, लिक्विड का कॉलम बन गया ना। अब जब लिक्विड का कॉलम बन गया तो एक प्रेशर डेवलप हो गया जिसको हम लोग फॉर्मूला लिखे थे रो जी एच, यानी ये डिफरेंस कितना है? रो जी एच के बराबर। अब इस प्रेशर की वजह से यानी इधर प्रेशर कितना है इस साइड पे, अब यहाँ देखिए कितना प्रेशर हो गया, इस साइड का प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच जो लिक्विड की वजह से आया है। जबकि इस तरफ का जो प्रेशर है वो अभी भी कौन सा है? एटमॉस्फेरिक ही है, यानी P जीरो ही है। दोनों साइड में प्रेशर का डिफरेंस आया कि नहीं आया? आया ना। कितना है? रो जी एच, यानी डेल्टा P कितना है? रो जी एच। पिस्टन के दोनों सिरों पर पोटेंशियल का प्रेशर डिफरेंस रो जी एच, इधर प्रेशर P रो जी एच, उधर एटमॉस्फेरिक, इधर एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, इधर एटमॉस्फेरिक, तो डिफरेंस कितना हुआ? रो जी एच। अब आप सोचिए कैसे पिस्टन है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये पिस्टन पीछे की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। पिस्टन किधर शिफ्ट होगा? पीछे की तरफ। अगर हम चाहते हैं कि इस पिस्टन को रोकें यानी उधर ना शिफ्ट होने दें, तो अगर इस पर हम क्या करें कि ये ना घूमे, ये आगे ना जाए, इधर ना डिस्प्लेस हो, क्या कर सकते हैं? तो हमें को इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। सपोज करिए कितना? F। तो कितना कम से कम फोर्स लगाएं कि बॉडी यानी पिस्टन उधर शिफ्ट ना हो। इसका मतलब है कि सिंपल, जितना इन दोनों के साइड के प्रेशर का अंतर है, दाब का अंतर है, उस अंतर को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर लें, एरिया किसका? पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये प्रेशर इनटू एरिया हमारा बल हो गया। और इतना ही फोर्स लगा करके हम पिस्टन को खिसकने से रोक सकते हैं। बात समझ में आई? खिसकने से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, इधर नहीं जाने देंगे, ठीक है। पर अगर हम चाहते हैं कि इसको अंदर लाएं तो हमको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम इतना लगाएंगे तो ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि बहुत धीरे 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 उसको डिस्प्लेस करें, बहुत धीरे धीरे क्या करें? डिस्प्लेस करें, यानी अगर हम बिना किसी एक्सीलरेशन के इस पिस्टन को क्या करना चाह रहे हैं? मूव करना चाह रहे हैं, मूव विदाउट क्या? एक्सीलरेशन। अगर हम चाह रहे हैं
कि पिस्टन को क्या करें, मूव करें बिना एक्सीलरेशन के, बहुत स्लोली, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा धीरे धीरे का मतलब होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली धीरे धीरे, खूब धीरे धीरे। अब जब बहुत धीरे धीरे इसको पिस्टन को इधर पुश करने की कोशिश करेंगे तो हमें इस प्रेशर वाले फोर्स की वजह से या उसके अपोज में क्या करना होगा, वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। वही वर्क इस लिक्विड में प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला हमारा हो गया, फिर से समझ लीजिए, इधर का प्रेशर टुवर्ड्स राइट रो जी एच है, इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट एफ, दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो पिस्टन मूव नहीं करेगा। अब अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल तरीके से पिस्टन को धीरे 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 लेफ्ट साइड में लेके आने की कोशिश करें तो उसके लिए हमको इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क फ्लूइड में प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर है। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा, जो प्रेशर की वजह से है, जो किसकी वजह से है, प्रेशर की वजह से है, तो डेल्टा पी। ठीक। अब अगर यहाँ का प्रेशर एब्सोल्यूट लेना चाहें तो एब्सोल्यूट प्रेशर ले सकते हैं, सीधे प्रेशर पी इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये पिस्टन मान लीजिए कि यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, कुछ भी मान लीजिए डेल्टा एक्स मान लीजिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हुआ, कितना, डेल्टा एक्स, यानी पिस्टन यहाँ से यहाँ आया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एक्स हुआ। क्लियर है ये बात, समझ में आई। तो प्रेशर एनर्जी क्या आया, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स। अगर हम इसको एरिया इंटू डेल्टा एक्स को समझें तो देखिए ये पिस्टन का एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और पिस्टन थोड़ा सा शिफ्ट होके यहाँ पहुँच गया है। तो जो पिस्टन पहले यहाँ था वो पिस्टन जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो इतना वॉल्यूम कवर किया कि नहीं किया, इतना वॉल्यूम कवर किया कि नहीं किया। और ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो ये वॉल्यूम निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेल्टा एक्स से। तो प्रेशर P इंटू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, और डेल्टा V की जगह अगर हम इस सेक्शन का नाम ही, इस सेक्शन का वॉल्यूम हम V लिख दें तो हो गया प्रेशर एनर्जी बराबर P इंटू V। ठीक। अब हमको चाहिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन की प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कट गया, क्या आया, प्रेशर। यानी कि ध्यान रखिएगा कि प्रेशर खुद प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की क्वांटिटी के बराबर है, यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम खुद इटसेल्फ इट इज इक्वल टू द प्रेशर एट एनी पॉइंट। बात क्लियर है, ये चीज समझ आई। तो ये फर्स्ट पोर्शन हुआ, कौन सा, प्रेशर एनर्जी। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। अब अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से नोट्स बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम सेकेंड टर्म पे आते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आया खुद P। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², जहां m मास है, v वेलोसिटी होती है। क्लियर है, ये बात समझ में आई।
मास क्या होगा, तो हाफ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर, जहां वी फॉर वॉल्यूम है। ठीक है, तो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम से। सो हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। क्यों, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वी कट जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आया हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक, अब हमारा थर्ड पोर्शन क्या है बर्नौली थ्योरम का, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। थर्ड पोर्शन क्या है, प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है किसके, mgh के, और मास इक्वल होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इंटू gh। ठीक, तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल आया, रो जी एच के। क्लियर है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट का फॉर्मूला क्या हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम का रो जी एच। ठीक है, बात समझ में आई। अब याद करिए, फिर से रिकॉल करिए बर्नौलीज थ्योरम को। बर्नौलीज थ्योरम क्या कह रहा था कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइंड फ्लो एट एवरी पॉइंट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब है कि किसी भी पाइप में किसी जगह पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर स्ट्रीमलाइंड है तो उसके सभी एनर्जीज का सम एक तरीके का कांस्टेंट होगा। तो मान लीजिए कि ये पाइप है, ठीक, उसमें उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने इससे बना दिया। एक जगह यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया लिया 1 और एक जगह यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया लिए हैं 2। एक कोई रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन को फ्लूइड में बोलते हैं डेटम, जैसे हम लोग मैकेनिक्स में बोलते थे ग्राउंड। तो एरिया ऑफ सेक्शन का सेंटर लेंगे यहाँ से, तो सेंटर का हाइट हो गया यहाँ कुछ, और इस सेंटर का हाइट हो गया यहाँ से कुछ। क्लियर है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि थियरी क्या कहती है, बर्नौली थ्योरम क्या कहता है। तो बर्नौली का थ्योरम कहता है कि भाई प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का टोटल सम कांस्टेंट होगा। इसका मतलब प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच का इक्वल्स टू सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट यानी नियतांक होगा। अब अगर इस चीज को इस पाइप के हिसाब से अप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, ध्यान से एक बार समझ लीजिए, तब फिर क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए कि इस सेक्शन पर यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2। यहाँ पे पार्टिकल फ्लूइड अंदर घुस रहा है, तो मान लीजिए किस वेलोसिटी से, V1 से। यहाँ फ्लूइड बाहर निकल रहा है किस वेलोसिटी से, V2 से। ठीक, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। इस डेटम से इस पॉइंट के सेंटर का हाइट है H1 और डेटम से इसके सेंटर का हाइट है H2। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा तो जो डेंसिटी यहाँ होगी वही डेंसिटी यहाँ भी होगी। ठीक, तो एज पर बर्नौलीज थ्योरम यानी बर्नौली के थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जो यूज कर सकते हैं वो ये है कि क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2 पर पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट होगा। इसका अर्थ है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। P1 यहाँ का प्रेशर, V1 यहाँ वेलोसिटी फ्लूइड की और H1 यहाँ का हाइट।
बराबर होना चाहिए सेकेंड पोर्शन पर सभी सेम करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के सम के, यानी P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब इसको इक्वेट करके जो कुछ निकालना होगा वो हम आसानी से निकाल पाएंगे। आई होप कि बर्नौलीज थ्योरम का इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट ध्यान रखने वाला क्या क्या है, वो ये कि आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। कैसा फ्लूइड होना चाहिए? आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। और आइडियल फ्लूइड का मतलब है कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल और इनविस्कस होगा, यानी असंपीड्य और आसान होगा। ठीक है, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। और फ्लो जो है वो टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि स्ट्रीमलाइंड फ्लो होना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम अलग से कुछ नहीं है। बर्नौलीज थ्योरम इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एक फॉर्म है जो फ्लूइड में काम आता है, जबकि फ्लूइड आइडियल हो और स्ट्रीमलाइन फ्लो हो। तो ये सबसे जनरल फॉर्मूला है, और ये कि कैसे दो सेक्शंस पर यूज करेंगे, फिर मैं इस पर और भी क्लास लेके और भी क्वेश्चंस और इसके टेक्निक अलग अलग समझाऊंगा, पर इतना बेसिक्स है आपको ध्यान रखना होगा। कैसे करेंगे? तो जिस पॉइंट पर आपको अप्लाई करना है आप उस पॉइंट को पकड़िए, उस पॉइंट का प्रेशर, उस पॉइंट पर स्पीड, उस पॉइंट पर हाइट, और ऐसे ही उस पॉइंट पर प्रेशर, उस पॉइंट का स्पीड और उस पॉइंट पर हाइट, तीनों को इक्वेट कर, दोनों को तीनों को सम करके आपस में इक्वेट कर देंगे। क्लियर है? तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप 2 मिनट 4 मिनट के लिए वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और अगर तब भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हम अपनी भाषा को और आसान तरीके से करते हुए इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि बर्नौली थ्योरम का कुछ एप्लीकेशन क्या है, कैसे समझे इसको, या पहले इसमें और कुछ पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो ध्यान से देखिए, बर्नौली थ्योरम का फॉर्मूला था P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये टर्म क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये टर्म क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये टर्म क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी सब में अगर हम इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। सॉरी, अब अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और प्रेशर में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रेशर एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। अब अगर हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें किससे? डिवाइडिंग बाई रो जी से। पूरे इक्वेशन को क्या कर दें? रो जी से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा P बाई रो जी प्लस, यहाँ भी रो रो कट जाएगा, V स्क्वायर बाई 2G प्लस रो जी कट जाएगा H बराबर कांस्टेंट, है ना? ध्यान रखिएगा, ये प्रेशर है, प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये है काइनेटिक प्रेशर, और ये है हाइट का प्रेशर। प्रेशर P और रो जी एच को मिलाकर के बोलते हैं प्रेशर स्टैग्नेशन प्रेशर। क्या कहते हैं? स्टैग्नेशन प्रेशर। स्टैग्नेशन प्रेशर, और स्टैग्नेशन प्रेशर और काइनेटिक प्रेशर का सम, मतलब इस सब को मिला के क्या कहते हैं? इसमें ये हमारा कौन सा प्रेशर? सॉरी, स्टैग्नेशन नहीं, ये कौन सा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कौन सा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाफ रो वी स्क्वायर को कहते हैं काइनेटिक प्रेशर। क्या कहेंगे? काइनेटिक प्रेशर। और दोनों को जोड़ देंगे तब हो जाएगा स्टैग्नेशन प्रेशर।
स्टैग्नेशन प्रेशर, यानी स्टैग्नेशन प्रेशर इज द सम ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड काइनेटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ठीक, ये आपके हायर स्टडीज में काम आएगा, ज़्यादातर वहीं पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब आते हैं इस पर, अगर आपने डिवाइड कर दिया इस पूरे इक्वेशन को, तो हमारे पास जो इक्वेशन मिला है उसमें एक टर्म है P बाई रो जी, एक टर्म है V स्क्वायर बाई 2G और एक टर्म है H। H क्या था? हाइट था। और तीनों इक्वेशन में, एक ही इक्वेशन में तीनों टर्म ऐड हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो डेफिनेशन, जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। इस टर्म को हम क्या बोले? हाइट। ये हमारा पोटेंशियल हाइट है, यानी पोटेंशियल बता रहा है, इसे कहते हैं पोटेंशियल हेड। ठीक, शीर्ष यानी स्थितिज शीर्ष। पोटेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थितिज। और हेड को शीर्ष, पोटेंशियल हेड यानी स्थितिज शीर्ष। इस टर्म को कहते हैं काइनेटिक हेड। काइनेटिक हेड, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं गतिज शीर्ष या गतिक शीर्ष, और इसको कहते हैं दाब यानी कि प्रेशर हेड। इसे क्या कहेंगे? प्रेशर हेड। अब आप कहेंगे कि सर ये हेड का क्या मतलब है, शीर्ष का क्या मतलब है, हेड का क्या मतलब, या शीर्ष का क्या मतलब? इसका मतलब समझना है तो सिंपली समझिए कि कभी कभी मान लिए जैसे पाइप है, पानी निकल रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक जा रहा है, तो पानी ऐसे उठ के यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से निकला यहाँ तक गया और फिर नीचे गिर जाता है। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए हम पाइप को दबा दें, थोड़ा सा जब दबाएंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। क्लियर हुआ? वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक हेड बढ़ेगा। उस काइनेटिक हेड के बढ़ने से जो लिक्विड होता है और ऊपर जाता है, यानी अब इसका मतलब हुआ कि उस फ्लूइड में काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो एनर्जी थी, काइनेटिक पोर्शन का, यानी एनर्जी का जो हिस्सा काइनेटिक था, जो चलने की वजह से था, वो हिस्सा अब धीरे से क्या हो गया? बढ़ गया है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हिस्सा बढ़ जाएगा तो बाकी दोनों हिस्सों में से क्या होना चाहिए? घटी कमी होनी चाहिए। पर पाइप दबाने से पहले भी वही हाइट था, पाइप दबाने के बाद भी वही हाइट था। इसका अर्थ है कि हाइट में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन दबाने से वेलोसिटी वाली एनर्जी बढ़ गई। अब सोचिए, ये सेम है, ये वाला बढ़ गया, तो एक कोई वैल्यू घटना भी तो चाहिए। इसका मतलब प्रेशर एनर्जी का हिस्सा क्या हो गया? कम हो गया। तो जब हम किसी फ्लूइड को दबा देते हैं और फ्लूइड की स्पीड बढ़ा देते हैं पाइप को दबा करके, तो उस सेक्शन पे जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ना हो तो। ठीक है, तो वो हेड का बेसिक मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से फ्लूइड कितना ऊपर जा रहा है, कितना हाइट कवर करेगा। पोटेंशियल हेड का मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी की वजह से फ्लूइड कितना हाइट तक जाता है, और प्रेशर हेड का मतलब हुआ कि प्रेशर एनर्जी की वजह से फ्लूइड कितना हाइट तक जा सकता है, उसे कहते हैं प्रेशर हेड। तो ये तीनों हेड्स का सम भी क्या होगा? सेम होगा। एक टेक्निक ये भी है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस पे, या कुछ इंपॉर्टेंट इंटर इन्फेरेंसेस पर, यानी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे, परिणाम पर। बर्नौली थ्योरम से कुछ नई चीजें हम लोगों को अक्सर सीखने के मिलती हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि पानी को, पाइप को दबा देते हैं, तो पाइप दबा देने के बाद हम लोग क्या कहते हैं कि पानी का प्रेशर बढ़ गया। मतलब कहते लोकल भाषा में ही है ना, कि जब पाइप दबा दिए तो पाइप का स्पीड बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? पानी का प्रेशर बढ़ गया, यानी ज्यादा प्रेशर लग रहा है। ऐसा नहीं है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक सेक्शन है, ऐसे एक पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, एक क्या है? हॉरिजॉन्टल पाइप है, जो डेटम से कुछ हाइट पर रखा हुआ है इस तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, यानी इसका सेंट्रल लाइन है। ठीक है, अब सिंपल है, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ है, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ है। यहाँ का एरिया A1
यहाँ का एरिया A2, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2, यहाँ पर वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी V2। ठीक, ये हाइट H1 और ये हाइट भी H1, दोनों हाइट H1 H2 सेम है, तो H1 H2 क्या है, सेम है। क्लियर है, बात समझ में आई? प्रेशर बाहर नहीं देख रहे हैं, इस पॉइंट पर देखना, तो प्रेशर कितना है P1 और इस पॉइंट का प्रेशर कितना P2। बर्नौली का थ्योरम कहता है कि द सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक प्रेशर रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल प्रेशर रो जी एच का सम कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट सेक्शन का प्रेशर प्लस हाफ रो फर्स्ट सेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस रो जी H1 शुड बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 होना चाहिए। क्योंकि पाइप हॉरिजेंटल है तो H1 और H2 सेम होगा, H1 H2 सेम होगा तो H1 H2 कैंसिल हो गया क्योंकि कट जाएगा, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब बचे दो टर्म, कौन कौन से, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और इधर बचा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि ऑब्वियसली A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के कंटिन्यूटी इक्वेशन है, अविरतता का सिद्धांत है। देखने में ही लग रहा है कि एरिया ऑफ फर्स्ट क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और एरिया ऑफ सेकेंड क्रॉस सेक्शन कम है, यानी A1 ज़्यादा है और A2 कम है। सिंपल है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट आपस में बराबर है। ठीक, मतलब चार चीज़ें हमने दो दो का सेटअप है और उनके प्रोडक्ट्स आपस में बराबर हैं। इस सेट में एरिया ज़्यादा है और इस सेट में एरिया कम है और आपस में इनके प्रोडक्ट्स बराबर हैं। इसका मतलब है कि अगर इस सेट में पहला पैरामीटर कम है, ज़्यादा है, अगर पहला पैरामीटर यानी A1 ज़्यादा है तो दूसरा पैरामीटर यानी V1 कम होना चाहिए। यहाँ A2 कम है तो V2 ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट बराबर होगा। इसका अर्थ है कि V1 से ज़्यादा होगा V2, V1 से ज़्यादा होगा V2। अब देखिए, दो चीज़ों का सम आपस में बराबर है, ठीक, जिसमें से ये वाला जो टर्म है वो ज़्यादा है इस वाले टर्म से। अगर ऐसा है तो पक्का है कि P1 ज़्यादा होना चाहिए P2 से, तभी तो सम बराबर होगा। बात समझ में आई? इससे एक टेक्निक, एक कंक्लूजन निकालना है आपको, ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, निर्णय ये है या परिणाम ये है कि हॉरिजेंटल लेवल पे यानी सेम लेवल पर फ्लो होने वाले पानी या लिक्विड या फ्लूइड या किसी भी गैस यानी किसी फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के केस में जिस पोर्शन या जिस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है। कब? जबकि पाइप का लेवल सेम हो, यानी सेम लेवल पे दो पॉइंट्स अगर हैं तो जिस पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस पॉइंट पर प्रेशर कम होगा। तो जब हम लोग पाइप दबाते हैं और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो एक्चुअली प्रेशर बढ़ता नहीं है बल्कि प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर घटता है लेकिन काइनेटिक जो प्रेशर है यानी हाफ रो वी स्क्वायर वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है कि at those points where the points lie in the same horizontal level, that point at which velocity is more, the pressure will be less. जिस बिंदु पर दाब ज़्यादा होगा उस बिंदु पर प्रेशर कम होगा। ये एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लिए, समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब आते हैं कि बर्नौली के प्रमेय से यानी बर्नौली के थ्योरम से हमको कौन कौन से प्रैक्टिकल चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें हैं जो बर्नौली के थ्योरम पर बेस्ड होती हैं। जैसे सबसे सिंपल आसान समझिए कि जो क्रिकेट की बॉल होती है उसका स्विंग होना, उसे मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। ये भी बर्नौली के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। उस पर कभी अलग वीडियो बनाएंगे, या आपको ऐसे इस पर ढेर सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर है। बस इतना ध्यान रखिए कि मैग्नस इफेक्ट यानी गेंद का स्विंग होना, स्पिन होना, बर्नौली के प्रमेय पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स में अब हम लोग आते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देखें। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है उन लोगों को हार्ट अटैक के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, चाहे आर्टरी हो चाहे वीन्स हो। मान लीजिए कि एक पाइप है, मतलब ये एक पाइप है जिसमें हमारा आर्टरी या वीन्स है। सिंपल है, ये पाइप अगर हम सेम लेवल में बना लें, तब देखिए ध्यान से, जब होता क्या है कि जब आदमी को शुगर होता है तो धीरे धीरे शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनके अंदर इस पाइप में अलग परत बना लेते हैं, एक परत जैसा डेवलप कर देते हैं। यानी ब्लड के साथ वो शुगर पार्टिकल चलते रहते हैं और कहीं कहीं इकट्ठा होकर वो एक तरीके से ऐसे परत बना लेते हैं। यानी ये एक तरीके से क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया। ये क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। हम लोग जानते हैं कि जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी। अगर a1 ज़्यादा हो a2 से तो पक्का है कि v2 ज़्यादा होगा v1 से। यानी जहां पे एरिया कम होता है वहां वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जहां वेलोसिटी बढ़ जाती है वहां प्रेशर कम हो जाता है। फ्लूइड का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब अगर फ्लूइड का प्रेशर कम हो गया तो इस सेक्शन में ब्लड प्रेशर डाउन होगा। ब्लड प्रेशर डाउन होगा तो बॉडी के बाकी पोर्शन में ब्लड आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगा। इसलिए हार्ट ज़्यादा वर्क करेगा कि प्रेशर मेंटेन हो, यानी और ज़्यादा वर्क करेगा ताकि प्रेशर को मेंटेन कर सके। प्रेशर मेंटेन करने के लिए जब हार्ट ज़्यादा वर्क करेगा तो उसके ऊपर आएगा लोड, और जब लोड आएगा तो हार्ट के फेल होने के चांसेस बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर है? ऐसे ही एरोप्लेन में क्या करते हैं, एरोप्लेन की जो विंग्स होती हैं उसका डिजाइन कुछ इस तरीके का करते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हम लोग का हाथ है, नीचे का सरफेस और ऊपर का सरफेस प्लेन है। तो जब ये ऐसे जाएगा तो जब हवा यहाँ टकराएगी तो कुछ ऊपर से जाएगी कुछ नीचे से आएगी, क्योंकि ये भी प्लेन है नीचे भी प्लेन है। तो जिस स्पीड से हवा नीचे से आएगी उसी स्पीड से हवा ऊपर से भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोचिए कि अगर हम क्या करें कि इसका सरफेस ऐसे कर्व कर दें, ऊपर नीचे प्लेन है और ऊपर कर्व कर दिए। अब जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पे जो हवा टकराएगी कुछ नीचे से आएगी कुछ ऊपर कर्व होते हुए आएगी। तो जो हवा कर्व होते हुए आएगी, ऑब्वियस सी बात है, जो हवा यहाँ पहुँची है वो कुछ नीचे से आ रही है कुछ कर्व होके ऊपर से आ रही है। क्लियर है? जो एयर नीचे से जाएगी और जो एयर ऊपर से जाएगी उन दोनों में एक अंतर है। क्या? नीचे वाली एयर को सीधा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसका डिस्टेंस कम होगा, जबकि ऊपर वाले एयर को ऐसे कर्व डिस्टेंस कवर करना है तो कर्व में रास्ता उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ से शुरू होके यहाँ सेम टाइम पे पहुँचने के लिए नीचे की लेयर स्लो चलेगी और ऊपर की एयर फास्ट चलेगी। हवाई जहाज के विंग्स की थिकनेस को अगर हम नेग्लेक्ट करके बात करें, क्योंकि जिस तरीके का उसका हाइट होता है उसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उस केस में नीचे का प्रेशर कैसा होगा, हाई या लो? तो नीचे का प्रेशर हाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम है।
क्योंकि इस वाले प्रेशर, इस वाले एयर को सिर्फ सीधे प्लेन चलना है, प्लेन सीधे जाना है, इसको कर्व जाना है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहाँ हाई प्रेशर होगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा, जबकि यहाँ का प्रेशर क्या होगा, लो होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी हाई होगी और यहाँ की वेलोसिटी लो होगी। ठीक, अब जब हाई प्रेशर है तो हवाई जहाज को नीचे से ऊपर की तरफ विंग्स पे एक क्या मिलता है, लिफ्ट मिलता है, अपलिफ्ट। उस फोर्स को कहते हैं अपलिफ्ट या लिफ्टिंग फोर्स। और वो अपलिफ्ट कितना मिलेगा, तो दोनों विंग्स का प्रेशर डिफरेंस ऊपर और नीचे का इनटू एरिया ऑफ विंग्स। अगर एक विंग का एरिया दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और अगर पूरे विंग का ही एरिया दिया है तो एरिया ऑफ विंग्स। क्लियर है, दोनों विंग्स का मिला करके टोटल एरिया क्रॉस सेक्शन लेना, एरिया लेना है। क्लियर, डेल्टा पी क्या है, नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर का डिफरेंस। ठीक, 2 एग्जांपल हो गए। तीसरा, आपने देखा होगा कि आंधी तूफान में अक्सर छतों की जो टीन शेड वगैरह होता है उड़ जाता है, छप्पर उड़ जाता है, टीन शेड उड़ जाता है, कोई पॉलीथीन लगाए रहते हैं, कवर किए रहते हैं, ठीक है ना, तो वो कवर भी उड़ जाता है, चादर वगैरह उड़ जाता है हवा में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए कि ऐसे बंद घर है, ऊपर से टीन सेट लग डाला हुआ है, ठीक, ऊपर से टीन सेट डाला हुआ है, आंधी आई, आंधी आई तो ऊपर की हवा जो टीन सेट के ऊपर की हवा है उसकी स्पीड हाई होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी। जबकि रूम के अंदर जो एयर है वो तो फिक्स्ड है ना, स्टैटिक प्रेशर पे है, यानी कि स्टैटिक हाइट है उसकी, उसकी स्पीड क्या होगी, लो या वेरी लो। इस केस में यहाँ का प्रेशर हाई होगा और यहाँ का प्रेशर लो होगा। नीचे से जब हाई प्रेशर लगेगा तो अपने आप चद्दर या टीन शेड या ऐसा कोई कवर छप्पर वगैरह क्या होगा, ऊपर उठ के भागेगा, ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पिंग पोंग बॉल हो गया, फिर एटोमाइजर हो गया, हम लोग परफ्यूम का स्प्रे यूज करते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बर्नौली के प्रमेय के। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन आज की क्लास में करते हैं, ठीक है, चलिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इन ए वाइड टैंक ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट कैपिटल एच फ्रॉम द बॉटम। एक बड़ा चौड़ा कंटेनर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है, कैपिटल ए, ठीक है, उसमें बॉटम से यानी उसके तली से एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ। ए स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, परिच्छेद क्षेत्रफल स्मॉल ए का एक बहुत छोटा सा छिद्र किया गया है, कैसे, कैपिटल ए मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, यानी कैपिटल ए बहुत ज्यादा स्मॉल ए से, उसको कहाँ बनाया गया है, एट ए हाइट h1 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक, टैंक के बॉटम से यानी तली से h1 हाइट पे होल बनाया गया। यानी मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा टैंक है, ठीक है, यहाँ बना देते हैं, थोड़ा और छोटा पतला बना रहे हैं, एक टैंक है, चौड़ा है खूब, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है, ये बॉटम है, ठीक, तो बॉटम से इसमें कैपिटल एच हाइट तक मान लीजिए द्रव भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, कौन सा भरा हुआ, वाटर, यानी इतने हाइट तक भरा हुआ है, कैपिटल एच हाइट तक भरा हुआ है वाटर, ठीक। इसके बॉटम से स्मॉल h1 हाइट पर, यानी यहाँ h1 हाइट पर क्या किए, एक छोटा सा छेद कर दिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब छेद कर दिए छोटा सा तो यहाँ से लिक्विड बाहर निकलेगा, लिक्विड एक धार के रूप में बाहर निकलेगी, उस छोटे से पतले से धार को कहते हैं इफ्लक्स। कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स और रेंज कवर्ड बाय द वाटर। तो देखिए जो पानी निकलेगा वो इस डायरेक्शन में निकलेगा, मान लीजिए v वेलोसिटी से निकलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किस वेलोसिटी से निकला, मान लीजिए v वेलोसिटी से निकलेगा,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है और ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल करेगी, तो उस केस में बॉडी ऐसे घूमते हुए आएगा। ये एक तरीके से हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस हो जाएगा। हमको सबसे पहले कह रहा है कि v वेलोसिटी निकालो और गिवन है कि कैपिटल A मच ग्रेटर देन स्मॉल a। कैपिटल A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये फ्री सरफेस का, और स्मॉल a इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट बना लेते हैं। कौन कौन सा 2 पॉइंट बना लेते हैं। मान लिए एक पॉइंट यहाँ पर बना लिए, एक पॉइंट यहाँ पर बना लिए, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। क्लियर है? ठीक, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लीजिए और एक पॉइंट बाहर कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में? पर हम लोग एक सेक्शन यहाँ ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं 1 और एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं बाहर, जस्ट बाहर 2। ठीक है, जस्ट बाहर यानी होल के जस्ट बाहर। सिंपल सी बात है, अगर हम इन दोनों जगहों के बीच में दोनों पॉइंट्स पर बर्नौली का प्रमेय लगा दें तो वो क्या कहता है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1 पर जो प्रेशर लगेगा वो किसकी वजह से होगा? एटमॉस्फेयर की वजह से होगा। 2 पे जो प्रेशर होगा वो भी एटमॉस्फेयर की वजह से होगा। तो P1 की जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू P2 की जगह भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हाफ रो V1 यहाँ का स्क्वायर है, V1 यहाँ का वेलोसिटी है, V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, बॉटम से इसकी हाइट कैपिटल H। ठीक, और इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, कैपिटल P0 प्लस हाफ रो, यहाँ की वेलोसिटी क्या लिए V स्क्वायर प्लस रो जी इसका हाइट स्मॉल h1। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए P0 और P0 सेम होने के नाते कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? हाफ रो V1 स्क्वायर रो जी एच, हाफ रो V स्क्वायर और रो जी एच। रो पूरे में से काट दिए तो V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एच इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एच 1। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब एक चीज सोचिए, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए इंटू यहाँ की वेलोसिटी V1 बराबर स्मॉल ए इंटू यहाँ की वेलोसिटी V। V1 इक्वल टू आया A डिवाइडेड बाई कैपिटल A इंटू V। अगर आपको दोनों की वैल्यूज गिवन है तो आपको ये वैल्यू यूज करना चाहिए यहाँ। ठीक है, पर क्वेश्चन में कह रहा कि कैपिटल ए मच ग्रेटर देन स्मॉल ए है, उस केस में ये जो वैल्यू होगी बहुत छोटी होगी। V1 क्या होगा? बहुत छोटा होगा, इतना छोटा कि V के कंपैरिजन में लगभग क्या मान सकें? 0। तो V1 को हम क्या मान सकते हैं? 0। पर ये कंपल्सरी नहीं है, ये तब होगा जब हमारा कैपिटल ए बहुत ज़्यादा है स्मॉल ए से, अदरवाइज नहीं मानते। तो यहाँ हो गया 0, तो बचेंगे क्या क्या? तो बचेगा V स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h1। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ से हो गया V स्क्वायर बराबर 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h1। कैपिटल H यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और कैपिटल स्मॉल h1 यहाँ से यहाँ तक है। ये जो हाइट है इसको हम स्मॉल h मान रहे हैं। ठीक, स्मॉल h कहाँ से? फ्री सरफेस से होल का हाइट कितना है? स्मॉल h। क्लियर हुआ? तो हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर इक्वल्स टू 2g स्मॉल h, और V स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट। तो ध्यान रखिएगा V बराबर आया अंडर रूट 2gh, V बराबर आया अंडर रूट 2gh, जहाँ h होल का फ्री सरफेस ऑफ वाटर से क्या है? हाइट है।
इसका मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंट किया था टोरिसेली ने, वही टोरिसेली जिन्होंने पहला बैरोमीटर बनाया था। टोरिसेली ने एक्सपेरिमेंट किया, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इसे कहते हैं टोरिसेलीज एक्सपेरिमेंट, और इस वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जो बताता है कि किसी भी कंटेनर में किसी होल से निकलने वाले इफ्लक्स की वेलोसिटी v उतनी ही होगी जितनी कि अगर वो पार्टिकल अगर वो पानी सेम हाइट से फ्री फॉल करते हुए प्राप्त करता है। यानी अगर वो h हाइट से फ्री फॉल करता तो जितनी वेलोसिटी वो गेन करता, उसी वेलोसिटी से इस केस में वो पानी बाहर निकलेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gh। क्लियर है? तो फर्स्ट पोर्शन सबका क्लियर है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं सेकंड पोर्शन पर। सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है? सेकंड पोर्शन कह रहा है कि भाई रेंज निकालो, रेंज कवर्ड बाय द वाटर। रेंज कवर्ड बाय द वाटर, रेंज कवर्ड बाय का मतलब कि बॉटम लेवल से कितने हाइट, कितने दूरी पर ये जा रहा है गिरने, यानी सेम लेवल पे, बॉटम के लेवल पे कितने देर पे पहुंचे, कितने दूरी पे पहुंचेगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रेंज चाहिए। हम लोग के पास फॉर्मूला होता है S = UT + ½ AT²। हॉरिजेंटल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को रेंज कहते हैं। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है v, टाइम नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, उसे t + ½ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा ही नहीं तो 0 t²। सो r = आया v × t, जहाँ t क्या है? t है टाइम ऑफ फॉल, कि कितने देर में वो बॉटम के लेवल पर आ जाता है। अब ये t निकालने के लिए आपको यहाँ से इस हाइट के बीच का हाइट पता होना चाहिए, जो कि दिया है h1। हम लोग जानते हैं, और देखिए ध्यान से, जो वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, यानी y डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है 0। ठीक है, y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कितना है? h1 के बराबर। y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना है? g के बराबर। तो अगर हम S = UT + ½ AT² वाली वैल्यू y डायरेक्शन में लगा दें तो S की जगह आ जाएगा h1, U की जगह 0, ½ A की जगह हो जाएगा g और t²। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा t² = 2h1/g। तो t बराबर √2h1/g। तो t की जगह रखें तो वो वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो v का फॉर्मूला आया था 2gh, और t की जगह रखें तो √2h1/g। g और g कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 का स्क्वायर रूट 2 हो गया बाहर, और अंडर रूट हो गया h × h1। तो रेंज का फॉर्मूला आया 2 × √h × h1, जहां h क्या है? फ्री सरफेस से होल का हाइट और मतलब डेप्थ, और h1 क्या है? होल से बॉटम का हाइट। यानी अगर हमको पूरा हाइट दिया हुआ है h1 और h2 या h1 और h, तो रेंज हमारा डायरेक्ट आ गया 2 √h × h1। तो ये सभी फॉर्मूले आपके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट यूज पर सवाल आता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग बर्नौली के प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो DC पांडे या इरोडो जैसे बुक्स से होंगे। ठीक है, हम लोग कल की क्लास में नीट और JEE मेंस से आए हुए क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, जो बर्नौली प्रमेय और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेट होते हुए आए हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी
सब्सक्राइब करवाइए चैनल। और ऐसे बच्चे जिन्हें नीट और जेई की तैयारी करनी है और उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अच्छा, जहां से वो फिजिक्स क्लियरली समझ पाए, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में हमारी अपनी ज़रूरतें, यानी उनको किन टॉपिक्स के बारे में वीडियो जल्दी चाहिए, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।